एएल और बीएल का सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर इनकम, टैक्स एक्सपेंस, यहां तक आपकी एसओसीआई की आइटम है। बेशक आइटम 5 है लेकिन डाटा ज्यादा है इसमें। स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन, कैपिटल, प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, ओपनिंग, करंट लाइबिलिटीज, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट्स, लोन टू बीएल्स, डायरेक्टर, करंट एसेट्स। ठीक है जी। अब इसके बाद आगे चलिए। AL acquired 96 million shares of BL on 1st May 2018 at the following consideration: cash payment of 450 million, issuance of 40 million shares of AL at rupees 25 each. ये आपकी परचेज कंसिडरेशन हो गई। 96 मिलियन शेयर एक्वायर किए और टोटल शेयर है 160 मिलियन, तो आई थिंक ये 60% बनेगा, बाहर कैलकुलेट कर लेंगे इसको। On acquisition date, carrying value of BL's net asset were equal to its fair value except the following: a building whose fair value and value in use were 390 and 520 million। ठीक है जी। यानी यहाँ दो वैल्यूज दी हुई हैं आपको। एक आपको दी हुई है 390 मिलियन जो कि फेयर वैल्यू है, और एक है आपकी 520 मिलियन। ठीक है। अच्छा, अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि मैं इसमें कौन सी लूं, 390 या 520। अच्छा, टेक्निकली जब हम देखते हैं कैरिंग वैल्यू जो है वो 480 है। हम बेसिकली जब अगर हम इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट लाएं तो हमारे माइंड में आता है हायर ऑफ फेयर वैल्यू यानी एनआरवी और वैल्यू इन यूज यानी 520 लेनी चाहिए। ठीक है। जबकि स्टैंडर्ड के मुताबिक IFRS 3 के मुताबिक इस वक्त जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं एट एक्विजिशन डेट वो फेयर वैल्यू एक्सरसाइज है, यानी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स है। उसका इम्पेयरमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। जस्ट कंफ्यूज करने के लिए उसने ये इस तरह का डाटा दिया है। आपने इसमें से सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू उठानी है 390। ठीक है। और बुक कैरिंग वैल्यू है मेरी 480। इसका मतलब 90 रुपीज से ये कम हो रही है। और फिर जो डेप्रिसिएशन होगी इसकी वो एड बैक भी होगी। ठीक है। द ग्रुप फॉलोज कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। Remaining life of building on acquisition date was 20 years. Fair value of building has increased to 440 million at 31st December 2018। अच्छा, अगेन ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। वो लिख रहा है फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग जो है वो साल के एंड पे 440 मिलियन है। क्या मुझे इसको इनकॉर्पोरेट करना है? ये डिपेंड करता है कि आप मॉडल कौन सा यूज कर रहे हैं। सब्सिक्वेंट मॉडल, सब्सिक्वेंट मॉडल जो है हमारा कॉस्ट मॉडल है। अगर तो कॉस्ट मॉडल है तो इसको टोटली इग्नोर कर दोगे आप, लेकिन अगर ये फेयर वैल्यू मॉडल है तो आप इसको इग्नोर नहीं करोगे। ठीक है। फिर आप इसको लोगे। मैं ये अब आपके सामने उस तरह सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इन पॉइंट्स को ना आपको क्लियर कर रहा हूँ। जरा देखिएगा, इसमें एक दो चीजें मैं बता दूं। पहली चीज इस क्वेश्चन के अंदर जो आई है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट, कि आपको फेयर वैल्यू एट एक्विजिशन, फेयर वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज एट एक्विजिशन डेट दी। क्योंकि हमें क्या करना है, वी शुड फॉलो ओनली फेयर वैल्यू, यानी एंड इग्नोर वैल्यू इन यूज एट एक्विजिशन डेट। तो एक्विजिशन डेट पे हमने इसको इग्नोर करना है। तो मैं सर हिंट यहाँ लिखूंगा ताकि आप खुद करेंगे क्वेश्चन। अब मैंने काफी करवा दिए। अच्छा, अब आगे चलिए। इसी में दूसरा पॉइंट जो है वो लिखता है ईयर एंड पर फेयर वैल्यू। ठीक है। हमें देखना क्या है, इफ कंपनी यूजेस कॉस्ट मॉडल देन इग्नोर इट एज इन दिस क्वेश्चन। मैंने बताया इस क्वेश्चन के हवाले से इसको इग्नोर कर देते, लेकिन इफ कंपनी revaluation model and fair value shall be accounted for and
revaluation surplus, repeat, recorded according, जरा हम नॉर्मली करते हैं। तो ये हिस्सा जो है ये इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैं इसको टैली कर रहा हूँ। लेकिन नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको फेयर वैल्यू मॉडल दिया हो तो फिर आप ये वाला प्रिंसिपल लगाएंगे, ठीक है। तो ये इसमें तो और कोई ऐसी चीज नहीं है। The valid brand who has not been recognized by BL, which has not been recognized by BL, the fair value of brand was assessed at rupees 162 million. ये उसकी fair value आ गई brand की। It is estimated the benefit would be obtained from the brand for the next 6 years. अगले 6 सालों तक हम इसे बेनिफिट लेंगे। तो ये तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है। ये सारी 162 ये वर्किंग टू में लेके जाओगे और इसकी अमोर्टाइजेशन भी लेके जाएंगे। अच्छा, एक चीज और बड़ी अहम जो हम छोड़ गए कि 1 मई को एक्विजिशन हो रही है, रिपोर्टिंग डेट 31 अगस्त है। इसका मतलब है कि मई से लेकर दिसंबर तक 8 मंथ की आपने डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड करनी है रिपोर्टिंग डेट। थर्ड लिख रहा है एएल मेजर्स द एनसीआई एट फेयर वैल्यू on the acquisition date the market price of PL share was 14। ये तो आप जगह जगह निकालते आए हो फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। जितने शेयर आपने एक्वायर नहीं किए, यानी ये 1600 बिलियन जो है मेरा शेयर कैपिटल है, 10 रुपीज का एक शेयर है। जब इस पे डिवाइड करूंगा तो 160 मिलियन शेयर आ जाएंगे। 160 मिलियन शेयर में से 96 मिलियन शेयर मैं एक्वायर कर चुका हूं। इसका मतलब बाकी 64 मिलियन शेयर एक्वायर नहीं किए। तो 64 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई आ जाएगी, ठीक है। आगे चलिएगा नेक्स्ट में। On 1st July 2018, AL sold an equipment to BL for 250 at a gain of 20 million। यहाँ सेलर जो है वो पेरेंट कंपनी है, तो इसका इफेक्ट जो है वो वर्किंग 5 में लेके जाओगे। PL charged depreciation of 12.5 million on this equipment। अच्छा, जितनी depreciation उसने चार्ज की हुई है वो उसने बता दी है, और जितनी होनी चाहिए वो हम खुद कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन रेट जो है वो हमें ऊपर दिया हुआ था उसने। ग्रुप फॉलोज कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिमेनिंग लाइफ ऑफ बिल्डिंग। अच्छा, ये तो बिल्डिंग की। AL sold an equipment to BL for 250 million at a gain of 20 million। और इसमें 20 मिलियन का गेन आ गया। अच्छा, यहां से ये करेंगे ना, आप इसकी परसेंटेज ले लेंगे, यानी 12.5 मिलियन जो है ना वो 250 पे कैलकुलेट हुई हुई है, राइट। तो अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये बनेगा जी कैलकुलेटर पे 12.5 डिवाइडेड बाय 250 इनटू 100, 5%। तो आपने 5% ही अप्लाई करना है, ठीक है। यानी कॉस्ट पर भी, कॉस्ट इसकी 230 है क्योंकि 20 रुपीज गेन आ रहा है, 20 मिलियन गेन। तो 230 पे कैलकुलेट करेंगे तो डिफरेंस आएगा वो उसमें से माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल एडजस्टमेंट, सिर्फ इसमें एक नया पॉइंट ये था कि इसमें डेप्रिसिएशन रेट गिवन नहीं था, ठीक है। तो यानी डेप्रिसिएशन रेट आप करोगे और ये कैसे निकलेगा, 12.5 मिलियन की डेप्रिसिएशन गिवन है और कॉस्ट है 250 मिलियन। तो यहां से आप रेट निकाल लोगे 5%, ठीक है। तो अब आपका 230 पे चुका खरीदा है तो 230 का 5% हम ले लेते हैं। सेशन का डिफरेंस आप यहां से कैलकुलेट कर लोगे। नंबर 5 देखिए, इन ईच मंथ ऑफ 2018 PL sold goods costing 40 million to AL। ये पर मंथ है। तो मई से लेकर दिसंबर तक जितनी भी सेल बनेगी वो आपको सेल और कॉस्ट ऑफ सेल दोनों से लेस करोगे at a cost plus 20%। At the year end, 75% of goods purchased in December
वर इंक्लूडेड इन स्टॉक, यानी सिर्फ जो एक महीने की जो परचेज है ना लास्ट मंथ की, उसकी 75% स्टॉक में पड़ा हुआ है। तो इसका यानी 40 का 75% लेकर उसमें 20/120 करोगे तो अनरियलाइज प्रॉफिट आ जाएगा। और यहाँ पर सेलर जो है चूंकि बीएल है, सब्सिडरी कंपनी है, तो लिहाजा इसको वर्किंग 2 में आप लेकर जाओगे। देन वो लिख रहा है बीएल क्रेडिट बैलेंस ऑफ 38 million इन एएल बुक्स डज नॉट एग्री बीएल्स books due to 7 million charged by AL for management services of 26 December. Total management fee charged by AL to BL since acquisition amounting to 16 million. ठीक है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं जी कि जो बेसिकली 7 मिलियन की अमाउंट है वो डिफरेंस आ रहा है, एक का इसका क्रेडिट बैलेंस है तो दूसरे का डेबिट बैलेंस है। और डेबिट बैलेंस कितना होगा 7 मिलियन, यानी ज्यादा होगा या कम होगा। लेकिन हमेशा याद रखें क्योंकि डेबिट बैलेंस हमेशा ज्यादा होता है, क्रेडिट कम होता है, तो वो 45 मिलियन होगा। और ये दोनों इंट्रा ग्रुप कैंसिल होंगे और 7 मिलियन जो है वो आप चार्ज कर दोगे। मैनेजमेंट फी इसका मतलब रिकॉर्ड नहीं हुई ना 7 मिलियन की, तो वो रिकॉर्ड कर दोगे। जब रिकॉर्ड करोगे तो ऑटोमेटिकली इसका इफेक्ट ग्रुप रिटेन अर्निंग पर आ जाएगा 7 मिलियन। ठीक है। PL declared interim cash dividend of 0.50 per share in December 2018. AL has correctly recorded the dividend in books. However, BL has not yet accounted for the dividend. ठीक, लेकिन BL ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है दिसंबर में और एएल ने उसको रिकॉर्ड कर लिया है बुक्स में, तो एएल की बुक में से तो कर देंगे कैंसिल, लेकिन बीएल की बुक में रिकॉर्ड करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि इंट्रा ग्रुप है। ठीक है, तो जितना शेयर हमारा बनता है बस वो कैंसिल कर दो। इनकम एक्सपेंसेस ऑफ बीएल में बी अज्यूम टू हैव अकर्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर। अच्छा, ये क्वेश्चन उस तरह मुश्किल नहीं है, सिर्फ लेंथ ही है क्योंकि इसमें 2 स्टेटमेंट्स मांगी हुई है। अदरवाइज इसमें कोई ऐसी मुझे एडजस्टमेंट नजर नहीं है, स्वाई एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कोई बहुत ट्रिकी एडजस्टमेंट नहीं है ये वाले जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। ठीक हो गया जी। एक तो ये क्वेश्चन करोगे आप। अच्छा, यहाँ पर ना एसोसिएट भी आ रहा है, अब यहाँ से ना एसोसिएट भी शुरू हो रहा है। एसोसिएट का थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। यानी अब जो हमारे क्वेश्चन आएंगे ना पेपर में जो आ रहे हैं वो पेरेंट, सब्सिडियरी एंड एसोसिएट। अगर तो उसने क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कंसोलिडेटेड मांगी हुई, तो आप क्या करोगे? ये याद रखना किसी किस्म की कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ नहीं आएगी, सिर्फ एक लाइन में लिखोगे शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। और जितना एसोसिएट कंपनी का प्रॉफिट होगा उसका जितने परसेंट शेयर आपने एक्वायर किए हैं उसको कन्वर्ट कर लोगे, दैट बिकम्स अ शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। ठीक है, बस इतनी सी अमाउंट यहाँ पर आएगी। जब मैं आता हूँ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कंसोलिडेटेड नॉन करंट एसेट्स में आप लिखोगे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, और यहाँ पर हमारी जो इक्विटी अकाउंटिंग लगेगी और इसके लिए हम एक वर्किंग बनाते हैं। वो वर्किंग आपने देखनी है, उस वर्किंग में क्या लोगे? सबसे पहले लोगे आप कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ए, जितनी अमाउंट आपको गिवन होगी वो ले लोगे। उसमें आप ऐड करोगे
पोस्ट एक्विजिशन शेयर इन ए, यानी जितना ए का प्रॉफिट है उसका जितना शेयर बनता है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और डिविडेंड रिसीव फ्रॉम ए, जितना डिविडेंड आप रिसीव करोगे ए से वो यहाँ पर आकर लेस हो जाएगा, यानी ये प्लस होगा ये माइनस होगा। डिविडेंड जो आप रिसीव करते हो ए से वो इनकम नहीं है, ठीक है, वो हमारी इनकम कंसिडर नहीं होगी, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो हम ऐड करते हैं और जितना डिविडेंड है वो प्रॉफिट के गेंस आप माइनस करते हैं। इन शॉर्ट, जितना आपका प्रॉफिट शेयर बनता है उससे आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक रिसीवेबल अकाउंट की तरह है, यानी जो आपने इन्वेस्टमेंट की आप कहते हो ये मुझे वापस मिल जाएगी इसलिए एसेट हो गया। जितना उस कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया उसका जितना हमारा शेयर बनता है उससे हमारे रिसीवेबल अमाउंट बढ़ जाएगी, और जितना वो हमें पेमेंट साथ साथ कर रहा है डिविडेंड की उतना लेस होती जाएगी। ये प्रिंसिपल है इक्विटी अकाउंटिंग, जिसको हम कहते हैं इक्विटी अकाउंटिंग। अच्छा, ये याद रखिएगा कि ये हमारे सिलेबस में है, सम टाइम ना नॉर्मल अकाउंटिंग और इक्विटी अकाउंटिंग का डिफरेंस पूछ सकता है, तो ये मैं दोनों एंट्रीज कर रहा हूँ आपके सामने, जरा ये देखिएगा। नॉर्मल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और इक्विटी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अब ये दोनों आमने सामने ले रहा हूँ। द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन करने से पहले ना ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। देखिए, जिस वक्त आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट मेड इन एसोसिएट, तो नॉर्मल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारा क्या होता है? नॉर्मल में हम डेबिट करते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ओनली इन्वेस्टमेंट, इसमें कोई ये नहीं लिखा जाता इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाता है और कैश या बैंक क्रेडिट, इसका नॉर्मल आपने किया, ठीक है। जितने मतलब अगर 25% शेयर खरीदे हैं आपने, ये मैं जरा वैल्यूज ले लेता हूँ, ये 25% आपकी होल्डिंग अगर आती है ना, तो उसके हिसाब से आप जितनी इन्वेस्टमेंट की है वो यहाँ रिकॉर्ड कर दोगे। इक्विटी अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कैपिटल हो जाता है, कैश हम क्रेडिट करते हैं। तो वो एंट्री है जो हमने करनी है एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। अच्छा, एट ईयर एंड जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट शेयर, अब फर्ज करें जो एसोसिएट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 50 मिलियन, तो हमारा शेयर कितना बनेगा? अगर हम इसके मुताबिक देखें तो 50 मिलियन का 25%, ये 12.50। याद रखिएगा इसमें यहां पर किसी किस्म की कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। ऑफ एंट्री शेल बी, नॉर्मल अकाउंटिंग में हम इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करते, ठीक है। लेकिन इक्विटी अकाउंटिंग में हमने अभी पढ़ा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट हो जाएगी और क्रेडिट हो जाएगा हमारा ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग, यानी ये वर्किंग फाइल में भी इसका इफेक्ट जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप डिविडेंड रिसीव करते हो तो नॉर्मल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम कैश को डेबिट करते हैं और डिविडेंड इनकम को क्रेडिट करते हैं, राइट। यानी डिविडेंड इनकम अब मेरी प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होगी। यहां पर हम क्या एंट्री पास करते हैं,
कैश को डेबिट करते हैं और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को क्रेडिट करते हैं इक्विटी अकाउंटिंग में। इनकम रिकॉर्ड नहीं करते, इसलिए जब हम इनकम स्टेटमेंट में शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट लिख रहे होते हैं वो ये वाला प्रॉफिट होता है, ठीक है। लेकिन जो डिविडेंड है वो वहां कहीं शो नहीं होता, ठीक है। बाद ईयर एंड पे एक और ट्रांजैक्शन होती है, हम फेयर वैल्यू लेते हैं ऑफ इन्वेस्टमेंट कि साल के एंड पे इन्वेस्टमेंट कितने की थी। तो इसमें अब अगर तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, दो हो सकती है इंक्रीज, तो हम उस सूरत में इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर देते हैं और जो इंक्रीज होता है वो गेन ऑन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के हवाले से, इक्विटी अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखेगा यहाँ पर हम इसकी कोई एंट्री पास नहीं करते, हम इसको रीमेजर इन सिंपल वर्ड करते ही नहीं। तो यहाँ पर देखें नॉर्मल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में एसओसीआई में जो अमाउंट जा रही है वो दो अमाउंट्स, एक अमाउंट डिविडेंड इनकम की, थ्री गेन ऑन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये दो हो जाती है, जबकि इक्विटी अकाउंटिंग में सिर्फ एक अमाउंट जाती है और वो है पोस्ट एक्विजिशन ऑफ प्रॉफिट एसोसिएट, ठीक है। एसओएफपी में जो अमाउंट जाएगी वो यहाँ पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट की होगी और ये इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि आप जब इसको रीमेजर करते हो तो ये इन्वेस्टमेंट आता है और अगर लॉस आ जाएगा तो ये कम हो जाएगी। तो जो आज की फेयर वैल्यू है 31 दिसंबर की या 30 जून की ईयर एंड की, बस वो वैल्यू लेते हैं। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का जो बैलेंस अमाउंट आ रही होती है, यानी जो ऊपर वर्किंग मैंने बनाई है, अगर वर्किंग के मुताबिक देखो तो ये अमाउंट डेबिट हो रही है, ये अमाउंट डेबिट हो रही है, ये मैंने प्लस की इसमें, और ये क्रेडिट हो रही है, ये माइनस की। इसको प्लस माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी ए, ये ए जो है ना अमाउंट वो शो करोगे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, जो कि मैंने ए ऊपर शो किया, ठीक है। ये एसोसिएट से रिलेटेड बहुत जरूरी है क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, एक या दो क्वेश्चन है, इसके अलावा नहीं है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर रहा हूँ जो बहुत जरूरी था। अब आइएगा इसमें सबसे अहम चीज एडजस्टमेंट्स की करें। हमने बेशुमार एडजस्टमेंट पढ़ी हैं। नंबर वन, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। IFRS भी ये कहता है कि ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज शुड बी ब्रॉट एट फेयर वैल्यू, ठीक है। बट व्हाट अबाउट द एसोसिएट? एक प्रिंसिपल याद रखना है कि एसोसिएट कंपनी shall be considered as separate entity and it shall not be a single economic unit. सब्सिडरी कंपनी बेशक सेपरेट कंपनी होती है, लेकिन दूसरी तरफ कंसोलिडेशन पर्पसेस के लिए वो हमारी सिंगल इकोनॉमिक यूनिट बन जाता है। क्यों बनता है सिंगल इकोनॉमिक यूनिट? क्योंकि हमने हमारा कंट्रोल उस कंपनी पर होता है, उस कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसीज को हम चेंज कर सकते हैं, डायरेक्टर्स रिमूव कर सकते हैं, डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, ऑडिटर रिमूव कर सकते हैं, ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं, ऑपरेशनल पॉलिसीज को चेंज कर सकते हैं, यानी सब कुछ चूंकि कर सकते हैं तो इसलिए एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट होता है। एसोसिएट में ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसकी वजह से जितनी भी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा ऑन एसोसिएट। ये मैं एसोसिएट के हवाले से लिख रहा हूँ, ठीक है। इवन दैट बात करें इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल, रखना है कि अगेन गुडविल ना इसकी रिकग्नाइज होती है ना ही इसकी इम्पेयरमेंट होगी, क्योंकि गुडविल तो उसकी रिकग्नाइज होगी ना जिसका कंट्रोल है जिसको, ठीक है। सो नो गुडविल recognized and even
no impairment was recorded on goodwill. लेकिन इससे बात बड़ी इंपॉर्टेंट है. However, as per IAS 36, investment in associate subject to impairment test, and if its carrying value वो है जो ऊपर हमने A में कैलकुलेट की हुई है, ये मैं शो कर रहा हूँ. A exceeds recoverable value, then be impaired. ये इम्पेयर होगी, और जब इम्पेयर होगी तो एक तो इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा? नंबर वन इफेक्ट क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट will be reduced by impairment. एक तो उसमें से कम करेंगे, और नंबर टू, impairment shall be deducted from group retained earning, यानी वर्किंग नंबर 5 जो आप पढ़ते हैं. तो ये याद रखिए, अगर आपकी इम्पेयरमेंट हो रही है तो यहां से आपने उसको फिर फर्दर लेस भी करना है. लेकिन ये रखिएगा, ये इम्पेयरमेंट गुडविल की नहीं है, दिस इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट. अमाउंट भी यहां से माइनस करनी है, और अब जो फाइनल अमाउंट आएगी वो आप रिकॉर्ड करोगे. नॉर्मल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में ये याद रखना है कि किसी किस्म की कोई भी इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि साल के एंड पे जाकर इसको रीमेयर करते हो ना आप. जैसे ये मैंने लिखा, इन्वेस्टमेंट डेबिट और गेन क्रेडिट, या लॉस डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, तो ये ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाता है, तो इसको हमें करने की जरूरत नहीं है. तो दूसरा, यहाँ IFRS 9 अप्लाई होता है, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके मुताबिक तो ऑब्वियसली उसको फेयर वैल्यू पर लेकर आ रहे हैं, तो ये ओवरस्टेट नहीं होगा. लेकिन अगर फेयर वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर कोई इम्पेयरमेंट नहीं हो रही है. अगर फेयर वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो पॉसिबिलिटी है कि वो कैरिंग अमाउंट से कम हो जाए, और अगर कैरिंग अमाउंट से कम हो रही है तो वी हैव टू रिकॉर्ड द इम्पेयरमेंट लॉस एज वेल. देख लेते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक और नॉन करंट एसेट, व्हाटएवर द सिचुएशन विल बी. ठीक है, देखिए अनरियलाइज प्रॉफिट में हम वहां पढ़ चुके हैं इफेक्ट पेरेंट सब्सिडरी का, यहां पर भी इसका इफेक्ट आएगा. ठीक है, बट यहां पर आपने देखना है हु इज अ सेलर, जिसका इफेक्ट आता है इस एडजस्टमेंट पर एसोसिएट पर. ठीक है, अब यहां पर इफ सेलर इज पेरेंट, हम क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं एक मिनट होल्ड कीजिए.
अच्छा जी, अगर पेरेंट सेलर है, पेरेंट कंपनी, तो इसको एक मिनट हरिएगा, ये मैं सब दिमाग से कभी निकल गया, तो कभी प्रैक्टिस नहीं रही इसकी, नया डाला है। ये एंट्रीज होती हैं, आप कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट करोगे और इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करोगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल की जगह मैं जो एंट्री बनाऊंगा वो जीआरई डेबिट होगी, वो एक ही बात है। कॉस्ट ऑफ सेल भी जीआरई में क्लोज होनी है, ठीक है, और क्रेडिट करूंगा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। सेलर एसोसिएट है, ठीक है, तो सूरत में आप डेबिट जीआरई को करोगे उसी तरह, लेकिन क्रेडिट इन्वेंट्री को करो, यानी डेबिट जीआरई को और क्रेडिट इन्वेंट्री। सी एंट्री याद रखनी है, अगर सेलर पेरेंट है तो उसका इफेक्ट इस वर्किंग पे भी आ जाएगा, ठीक है। वर्किंग पे भी हम इसको, इस वर्किंग को मैं और ऊपर ले जाता हूँ, जो स्पेस बना लेते हैं। इसमें से लेस करूंगा अनरियलाइज प्रॉफिट और स्टॉक, सेलर इज पी। तो ये कंप्लीट वर्किंग बन गई है, ये जितनी मैंने आपके सामने शो की है, दिस इज अ कंप्लीट वर्किंग। इसको मैं एक बॉक्स लगा देता हूँ। इसके अलावा इसमें और कोई चीज नहीं आएगी, ये याद रखना है, बस यही चीजें आएगी जो मैंने आपके सामने लिखी। अब जो फाइनल आंसर आएगा वो फिर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लेके जाएंगे। ये अनरियलाइज प्रॉफिट आ जाता है। अच्छा, सिर्फ फर्क ये होता है कि अगर नॉन करंट एसेट हो ना, तो यहाँ इन्वेंट्री की बजाय हम एंट्री करते हैं डेबिट जीआरई, क्रेडिट नॉन करंट, ठीक है, जो भी है पीपीई है, इनटेंजिबल है, जो सा भी एसेट है उसमें जाकर हम इसको क्रेडिट करें, और इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होती। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी एडजस्टमेंट की, जो हमने फाइनेंस कॉस्ट पड़ी थी या कोई और पड़ी थी, अब इसमें कोई एडजस्टमेंट आपने नहीं लेनी, सिर्फ ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ओनली दिस एडजस्टमेंट विल बी अकाउंटेड फॉर इन एसोसिएट। उसी तरह करना है। अब जिस वक्त पेरेंट प्लस एसोसिएट तीनों आ जाएं, यानी पेरेंट प्लस बी प्लस एस प्लस ए, आपने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स में सिर्फ पी प्लस एस ही करना है, उसी तरह एसोसिएट का कोई वैल्यू आपने ऐड नहीं करनी, यानी जैसे हम पीपीई ले रहे हैं तो पीपीई एसोसिएट के भी गिवन होंगे, आपने उसको ऐड नहीं करना, बिकॉज एसोसिएट इज नॉर्मली कंसिडर्ड एज आउटसाइड फ्रॉम द ग्रुप, या ग्रुप से आउटसाइड कंसिडर होती है, इसलिए वहां पर लेने की हमें जरूरत नहीं होती। ठीक है, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है यहां तक तो पूछिएगा। नो सर, क्लियर है। चले ठीक। अच्छा, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखें इसमें जीएल, एसएल और पीएल है, यहां से हमें आइडिया होगा कौन सी सब्सिडरी है और कौन सी पेरेंट है। 1 जनवरी 2017 को आपने 35% होल्डिंग की है,
तो ये BL पे, तो इसका मतलब BL जो है वो एसोसिएट हो गई और SL जो है उस पर 70% होल्डिंग है, तो SL जो है वो हमारी सब्सिडरी कंपनी आ जाएगी। एक दफा एडजस्टमेंट देख ले। Cost of investment in SL include professional fee of 20 million incurred on acquisition of SL, ये थर्ड टाइम पेपर में दे रहा है, ये तो GRE में जाएगा, ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगा, ठीक है। फॉलोइंग कंसिडरेशन रिलेट टू एक्विजिशन ऑफ SL। स्कैन वालों को ना यहाँ पर भी सुकून नहीं, वेट बात को। अच्छा जी, तो अब ये क्वेश्चन आप बताओ, मैं करवाऊं आपको सारा, एक करवा दूं मेरे ख्याल में C8 का। यस सर, एक करवा दें। चले मैं एक काम करता हूँ, अगर कोई टाइम निकाल के ना, तो मैं आपको इसको एक्सेल पे करके भेजता हूँ अपने तरीके से, वो जो मेरा स्टाइल है, तो एक बार देख लें, तो नेक्स्ट क्लास में इसको फिर डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे डिस्कस करनी है कि मंडे वाले दिन जो है ना हमारी क्लास होगी, मंडे से फिजिकल क्लास होगी, मैं इंशाल्लाह आ जाऊंगा मंडे को ना कैंपस में। तो आप एक काम कीजिएगा, जो बाकी पेपर्स है ना उसको जरा सॉल्व कर लेंगे, तो कल हम क्लास नहीं रखते ना, तो जरा एक तो काम है वो मैं कर लूँ खत्म, ताकि मंडे को मैं आ जाऊँ। तो आप ये सारा रिवाइज कर लें, तो मैं मीनवाइल इसका सोल्यूशन जो है ना, ये कौन सा पेपर था, ऑटम 19, इसका मैं बनाकर आपको भेज देता हूँ, कल तक आपको भेज देता हूँ, क्या ख्याल? ओके सर। ठीक है सर। ठीक है, तो मंडे को इंशाल्लाह कॉलेज में फिर मुलाकात होगी। ओके सर। ओके जी।